सो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से एक और नए सेशन के साथ मैं फिर से आ गया हूँ। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका एनसीईआरटी के फोर्स चैप्टर का हम लोग ने इंडेक्स क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट करा था, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और उससे पहला वीडियो हम लोग ने पार्ट 1 जो इसका फोर्स का पार्ट 1 था उसको हम लोग ने करा था, तो उसको भी जाके तुम लोग दे सकते हो। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन उसको अगर तुम लोग देख लोगे अच्छे से तो तुम लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मस्त तुम लोग अपने कुर्सी पे बैठ जाओ और यहाँ पे जैसे अगर न्यूटन साहब को देख रहे हो तो न्यूटन अपना बुक पढ़ रहे थे, लेकिन एक टाइम उनके सर पे एप्पल गिर गया। ये एप्पल नहीं गिरना चाहिए था, ओ सॉरी एप्पल नहीं, ये पूरा पेड़ गिर जाता तो काश कुछ अच्छा होता, ठीक है। हम लोग ये फोर्स नहीं पढ़ना पड़ता, लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ना पड़ता, ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो इन सबको साइड रखते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशु राज, चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सब लोग अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसको खोल के रखना। और अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो इसका फोर्स का जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको अगर थोड़ा सा भी तुमने देखा है तो यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग पूरा वीडियो उसको देख लो और तुम लोग समझ के यहाँ पे आओ फिर से वापस। उसके बाद जो तुम लोग आंसर अपने से लिखोगे वो मेरे आंसर से अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो बिना कोई बात करे चलो शुरू करते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फोर्स। देखो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब क्या है, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवल्ड विथ अ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है? इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नॉट प्रूव अ रीजन, ठीक है। अगर ये सही है तो तुम लोग इसका कंडीशन बताओ और कौन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो बताओ। और इफ नॉट, अगर ये नहीं तो अपने रीजन को प्रूव करो। तो चलो इसका सिंपल सा आंसर देखते हैं, ये यस है, ठीक है। इस यहाँ पे हम लोग पेन ले लेते हैं, ये आंसर सही है, ठीक। ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर यस होगा। तो कैसे होगा? एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल एट अ नॉन जीरो वेलोसिटी इवन इफ इट हैज अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी में मूव कर सकता है, अगर उसका जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हो तो तभी वो जीरो उसका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो हो सकता है, ठीक है, नॉन जीरो वेलोसिटी पे मूव कर सकता है। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द आइटम मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखो ये इसमें भी कंडीशन है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा अगर कांस्टेंट स्पीड से और स्पेसिफिक डायरेक्शन से, जो उसका जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो होगा, लेकिन जो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो उस पर लग रहा है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। As a result, the body is not subjected to any net imbalanced force। देखो जब इसका रिजल्ट जो होगा एक्सक्यूज मी, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा इनबैलेंस फोर्स जब तक इस पे एक्ट नहीं करता है। The item will continue to travel at a velocity greater than zero। जो आइटम है वो मूव करते रहेगा ग्रेटर वेलोसिटी जीरो से ज्यादा वेलोसिटी में वो मूव करते रहेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और अ नेट नॉन वेलोसिटी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी सप्लाइड टू आइटम टू चेंज इन डायरेक्शन। अगर नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो आइटम है उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं और स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल था, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3। आई होप तुम लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक्सक्यूज मी।
excuse me, when a catapult is beaten with a stick, carpet, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. देखो जो कारपेट तुम लोग को पता होगा, कारपेट जो होता है उसको जब हम लोग स्टिक से बीट करते हैं जो डस्ट होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, जो कारपेट जब हम लोग उसको बीट करते हैं स्टिक से जो डस्ट होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये कैसे होता है? तो आंसर, यूज अ स्टिक टू बीट अ कारपेट। अपना एक कारपेट अगर तुम लोग के घर के पास होगा, ठीक है, तो वो ले लो और स्टिक ले लो। अब उसमें तुम लोग ज्यादा तेजी से हिट करोगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एक जगह सेटल हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स वो बाहर निकलते जाएंगे, लेकिन जो कारपेट है वो एक जगह रहेगा, एक जगह नहीं, मोशन में रहेगा, सॉरी। तो कॉज द कारपेट टू मूव क्विकली while dust particle traps in the carpet pores prefer to stay still, ठीक है। जो कारपेट है उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं पोर्स में, तो वो स्टे रहते हैं, मतलब रुके रहते हैं। सिंस इनर्शिया ऑफ एन आइटम रेजिस्ट एंड एनी चेंज इन स्टेट, देखो जब तक इनर्शिया जो है वो चेंज नहीं होगा ना, स्टेट चेंज उसका स्टेट चेंज नहीं करेगा रेस्ट और मोशन में, तब तक वो रेस्ट में या मोशन में ही रहेगा। द डस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट रूल ऑफ मोशन रिमेन्स एट रेस्ट एज द कारपेट मूव्स। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज मोशन विल ऑलवेज रिमेन एट मोशन। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे जो कारपेट होगा वो तुम लोग का जो कारपेट होगा यहाँ पे तुम लोग का मोशन में रहेगा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होगा वो रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट डस्ट पार्टिकल इमर्ज फ्रॉम द कारपेट, क्योंकि वो रेस्ट में है तो इस वजह से जो पार्टिकल्स होता है वो निकल जाता है तुम लोग का, और जो कारपेट होता है वो मोशन में रहता है। तो सिंपल सा है ये बहुत। अगर तुम लोग को ये नहीं समझ आया तो यहाँ पे तुम लोग कमेंट बॉक्स में देना, और अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना यार, उसके वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं तुम लोग के एजुकेशन के लिए, और हम लोग फ्री का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे कोई मनी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। वैसे इन सब का नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे मैं तुम लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके तुम लोग इसका पूरा पीपीटी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एंड लगेज कीप ऑन द रूफ ऑफ द बस विथ एयर रूफ। देखो कोई लगेज है, जैसे तुम लोग अगर कहीं ट्रैवल करते होगे ज़्यादा बस में बहुत दूर दूर, तो जो लगेज होता है तुम लोग देखते होगे कि लगेज जो है वो रोप से टाई होता है, क्यों टाई होता है, ठीक है। तो ये भी क्यों टाई होता है यहाँ पे जानते हैं, क्यों। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, ये हिंदी में बोलना जरूरी है, बोल ही दे रहे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से लगेज ऑन अ बस रूफ टेंड्स टू maintain its condition of rest when the bus is at rest. Excuse me, wait a minute. ठीक है, रेस्ट में जब जो बस होता है जो उसके ऊपर लगेज बंधा रहता है, वो कंडीशन के हिसाब से अगर बॉडी जो बस है वो रेस्ट में रहता है तो जो लगेज है वो भी रेस्ट में रहेगा। तो एंड द रिटेन इट स्टेट्स, ठीक है, जो लगेज है वो अपना स्टेट मेंटेन करके रखेगा। व्हेन द बस इज इन मोशन, जब मोशन में आएगा बस, व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, जब जो बस है वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आने लग जाएगा, तो लगेज ऑन द रूफ मे फॉल डाउन टू मेंटेन द रेस्टिंग स्पॉट, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको टाई नहीं करेंगे तो अगर जो लगेज है वो अपना मेंटेन करते रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है जो रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पे अगर वो मेंटेन, अगर
हम लोग उसको टाई नहीं करते तो वो अपना तो जो स्पॉट है उसको मेंटेन करना चाहेगा, तो वो अपना रेस्ट में रहेगा तो वो नीचे गिर सकता है। तो सिमिलरली owing to inertia of motion, luggage on the rooftop of a moving bus will tumble forward when it arrives in the rest area। देखिए अगर जो लगेज है, अगर वो जो लगेज है वो टाई हुआ है, और अगर जो बस है वो हाँ मोशन से अगर रेस्ट में आता है, तो जो पहले जो लगेज था वो मोशन में था, तो वो मोशन में रहना चाहेगा, वो भी अपना जो पोजीशन है, अपना जो स्टेट है उसको मेंटेन करना चाहेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि जो लगेज है वो आगे गिर सकता है, ठीक है, इस वजह से भी बांधा जाता है। टू अवॉइड दिस एनी लगेज कीप ऑन बस रूफ शुड बी टाइट, ठीक है। तो इसी वजह से जो रूफ जो लगेज बांधा जाता है वो रूफ पे, वो तुम लोग का रोप से बांधा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसका भी स्क्रीनशॉट बनता है लेना। तो एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आता है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। अ बैटमैन हिट अ बैट्समैन है, सॉरी बैटमैन नहीं है डीसी का, ठीक है। अ batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground, ठीक है। बैटमैन है, बैटमैन सॉरी बैटमैन नहीं बोलना है भाई, स्पाइडरमैन भी बोल दूं, ठीक है। बैट्समैन है, उसने एक क्रिकेट बॉल को हिट करा जो रोल कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम टू द रेस्ट, द बॉल है वो रेस्ट में आ जाता है। द बॉल स्लोज टू द स्टॉप बिकॉज द बॉल है वो स्टॉप क्यों हो जाता है। द बैटमैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। वेलोसिटी इज velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposite the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest। अभी सब में से क्या होगा, तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट द मोशन, ठीक है। तुम लोगों को पता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसका आंसर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ऑपोजिट। व्हेन द बॉल मूव्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जब बॉल है वो मूव्स करता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट इट मूवमेंट एंड आफ्टर समटाइम्स द बॉल कम टू रेस्ट, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो जब बॉल पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो जो बॉल होता है वो रेस्ट में आ जाता है, सिंपल है। तो ये भी बहुत अच्छा था। आई होप तुम लोग ने इसका आंसर पहले ही दे दिया होगा मुझसे, तो इसके लिए एक लाइक बनते हैं, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक ट्रक है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से और नीचे रोल होता है, ठीक है, नीचे मतलब आ रहा होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ये क्या करता है, 400 मीटर 20 सेकेंड में कवर कर लेता है। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। अब इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। अब क्या करना है हम लोग को, इसका मास इसका जो फोर्स एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है जब इसका मास 7 टन है, तो यहाँ पे हिंट पे 1 टन इज इक्वल टू 100 kg है, 1000 kg है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्टिंग के लिए दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। वेट सॉरी, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग करना है। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रक, डिस्टेंस कितना कवर करा इसने, 400 मीटर्स, ठीक है। और टाइम कितना इसने लिए, 20 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम कवर द डिस्टेंस, कितना कवर करने में इसको लगा। और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक 0, क्योंकि हम लोग को पता है क्योंकि वो रेस्ट में से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला जब अगर मोशन तुम लोगों ने चैप्टर मेरे से पढ़ा है या मेरे से पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो अगर तुम लोगों ने देखा है तो वहां पे तुम लोग को ये पता होगा, ये है तुम लोग का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी पे हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर है वो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास एस है,
यू है, टी है, हाफ तो रहता है, ये ए नहीं है लेकिन टी है हम लोग के पास, तो सबका सारा वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। Therefore 400 is equals to 0 20 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ ए 400 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व कर लोगे पूरा, तो तुम लोग का जो एक्सीलरेशन निकलेगा वो निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 का, ठीक है। द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 सॉरी, ठीक है। जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल है तुम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड के। एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो हम लोग के पास मास है और एक्सीलरेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगेगा। तो मास ऑफ ट्रक हम लोग को पता है 7 टन, तो यहाँ पे तुम लोग को पता है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000, तो 7 इंटू 1000 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 7000। तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक इज इक्वल टू 7000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पॉइंट सेकेंड माइनस 2, तो यहाँ पे 14000 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 2 आएगा। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं न्यूटन में, तो यहाँ पे आएगा 14000 न्यूटन ही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है हम लोग के ट्रक पे, वो है 14 मीन्स 14,000 का 14,000 न्यूटन का फोर्स हम लोग के ट्रक पे एक्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो अगर तुम लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। आई होप तुम लोग ने इसका ले लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे। एक्सक्यूज मी। अब आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन ऑफ 1 kg, a stone of mass 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second minus 2 across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? देखो यहाँ पे तुम लोग का मास दिया है और यहाँ पे तुम लोग का वेलोसिटी दिया है, और किसी पर्सन ने लाइक मगन ने उस स्टोन को 1 kg स्टोन को इसने थ्रो करा तुम लोग के लेक पे, जो तुम लोग का फ्रोजन लेक है। तो वो 50 मीटर ट्रैवल करके वो रेस्ट में आ गया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है स्टोन और आइस के, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जो, हाँ ये तुम लोग देख रहे हो आंसर सब, ये सब करेक्ट है भाई। सोल्यूशन, गिवन मास ऑफ द स्टोन, पहले मास ऑफ द स्टोन दिया है हम लोग को 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना है दिया है 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया है। टर्मिनल वेलोसिटी 0 दिया है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है साफ सबकी रेस्ट में आ जा रहा है, तुम लोग का जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है। जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन 50 मीटर, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग का 50 मीटर दिया है, कितना स्टोन उसने, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, स्टोन ने कितना ट्रेवल करा है। एज पर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग प्रीवियस मेरा जो मोशन चैप्टर का प्लेलिस्ट है पूरा, उसको जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग के पास v पता है हम लोग को, u भी पता है हम लोग को, टू तो ऑफ कोर्स वो लिखा ही हुआ है। एक्सीलरेशन हम लोग को नहीं पता है, एक्सीलरेशन हम लोग को नहीं पता है, लेकिन डिस्टेंस पता है हम लोग के पास, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास -400 इज इक्वल टू 100a आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग को अगर समझ आ रहा होगा तो तुम लोग को समझ ही आ रहा होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, जब इसको तुम लोग यहाँ पे लेके आ जाओगे तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा, और इन दोनों को जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 100 और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 100a आ जाएगा। तो ए जब तुम लोग जब ये वाला आंसर आ जाएगा तुम लोग का, ठीक है, ये वाला आंसर, तो तुम लोग क्या करना कि
100 को इसके अपॉन में भेज देना है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को पता है ए का वैल्यू निकालना है, तो ए इज इक्वल टू -400 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो सब कैंसिल हो जाएगा, तुम लोग का क्या बचा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया तुम लोग का रिटार्डेशन, कितने कितने कितना वो मतलब जो रिटार्डेशन मतलब तुम लोग को पता है कितना एक्सीलरेशन जो डिक्रीज होता है, तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन। वी नो डैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, सेकेंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे एफ हम लोग को नहीं पता है लेकिन मास हम लोग को पता है 1 kg स्टोन का, और हम लोग का एक्सीलरेशन भी पता है, तो यहाँ पे जो निकलेगा हम लोग का आंसर वो निकलेगा -4 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे here the negative sign indicates the opposite or opposing force which is friction, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आया ना तुम लोग का, यहाँ पे जो तुम लोग का नेगेटिव वैल्यू आया है, ठीक है, तो इसका मतलब उस पे जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उस पे, ठीक है। तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। तो लग रहा है मैंने तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट रुको, अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आते हैं। एन 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 व्हील्स, ठीक है, एक 8000 kg इंजन है, वो पुल करता है तुम लोग का 5 व्हील्स, ईच ऑफ 2000 kg। सब जितना भी वेग्स है उसके पास, एक वेग के पास 2000 kg है और पांचों के पास भी 2000 kg है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक मतलब सीधा। इफ द इंजन exert a force of 40,000 Newton and the track offers a friction of 5,000 Newton, then calculate the net acceleration force and the acceleration of the train। देखो यहाँ पे तुम लोग का क्या है कि इंजन तुम लोग का 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो ट्रैक है वो तुम लोग का 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे तुम लोग का नेट एक्सीलरेशन ऑफ द फोर्स निकालना है और एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो आंसर है, ठीक है, गिवन ट्रेन का फोर्स हम लोग को पता है 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स पता है न्यूटन होगा -5,000 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन हम लोग को पता है, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे प्लस करोगे 40,000 प्लस माइनस 5,000 न्यूटन, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हम लोग का 3500 न्यूटन, 35,000 न्यूटन आएगा हम लोग का। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हम लोग का साइन ऑफ फोर्स लग रहा है। टोटल मास ऑफ द ट्रेन कितना है, मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ ईच व्हील्स। पहले मास ऑफ इंजन कितना है 8,000 kgs है, ठीक है, और हम लोग का वेग्स कितना है 5 है, और 5 इंटू 2000 kgs करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 प्लस 10,000 करोगे तो तुम लोग का आ जाएगा 18,000 kgs। तो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है F इज इक्वल टू मास इंटू ए, लेकिन हम लोग के पास ए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ए इज इक्वल टू F बाय एम, ठीक है, ये भी तुम लोग पूरा रट लेना, ठीक है। देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, नेट एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे तो मास हम लोग को पता है, फोर्स हम लोग को पता है, सॉरी, और हम लोग को मास हम लोग को पता है। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 पूरे 3 0 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जब तुम लोग इस दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम लोग को जो आंसर आएगा वो आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड -2, ठीक है। तो ये आंसर है। तो यही एक्सीलरेशन तुम लोग का हो गया 1.65 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन
हो गया। तो देखो सबसे पहले का हम लोग का आंसर मिल गया है, ये सबसे पहले का आंसर है, ठीक है, यहाँ पे ए से भी मेंशन कर दिया है, और ये दूसरे का आंसर है, ये तुम लोग का दूसरे का आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kgs। एक ऑटोमोबाइल है जिसके पास मास है 1500 kgs का, ठीक है। What must be the force between the vehicles and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second minus 2? क्या फोर्स होगा बिटवीन व्हीकल और रोड के कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हो 1.7 मीटर पर सेकंड माइनस 2 का। तो इसका ये आंसर देखते हैं। इसका आंसर वैसे छोटा है, तुम फाइंड कर सकते हो अपने से। यू आर नाइस स्टूडेंट्स। गिव मास ऑफ द व्हीकल 1500 kgs हम लोग के पास मास है, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना है हम लोग के पास -1.7, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे -1.7 मीटर पर सेकंड -2 है। एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हम लोग के पास F इज इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मास हम लोग को पता है और एक्सीलरेशन हम लोग को पता है। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे हम लोग के पास आएगा यहाँ पे वैल्यू -2550 न्यूटन का हम लोग के पास यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल फोर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इरेज कर देते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पे इरेज कर दिया जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, ठीक है, ले लिया होगा तुमने स्क्रीनशॉट। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी। What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? mv स्क्वायर, ठीक है, mv का होल स्क्वायर, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर और mv। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा हम लोग का The moment of an object is defined as the product of its mass and velocity। इतना पता है तुम लोग को, ठीक है। जो मोमेंटम होता है वो डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज mv, ऑप्शन डी, क्योंकि तुम लोग के पास आया मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। तो ये भी बहुत अच्छा आंसर है, ये तुम लोग का आता है ऑफ कोर्स, बहुत बार तुम लोग का आता है MCQ में, तो इसको भी तुम लोग क्लिक कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिन अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो 20 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, एक वुडन कैबिन है उस पे, ठीक है। ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। What is the frictional force that we exert on the cabin? क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस वुडन कैबिनाइट पे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनाइट इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट देख रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सीलरेशन जीरो, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था या सेकंड क्वेश्चन था उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, सॉरी। देयरफॉर द इफेक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स आल्सो जीरो। जो इफेक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है ना, हाँ, जो एक्ट हो रहा है वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल टू द कैबिनेट है, विच इज 20 न्यूटन। देयरफॉर द टोटल फ्रिक्शन इज -20 न्यूटन, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट तुम लोग को पता है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे टू बॉडीज ईच ऑफ मास 1.5 kgs
आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास है ईच मास, दो ऑब्जेक्ट है उसका सेम मास है 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। कोई कोई सपोज इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों का वेलोसिटी भी सेम है। बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले, ड्यूरिंग विच दे स्ट्राइक ऑपोजिट। देखो एक बॉडी ऐसे जा रहा था, एक बॉडी ऐसे जा रहा था, ठीक है, दोनों का बिफोर कोलिजन दोनों का जो हाँ वेलोसिटी था वो सेम था 2.5 मीटर पर सेकेंड, और तुम लोग को पता है कि इसका मास भी सेम है, ठीक है, तो मास भी इसका सेम है, मास इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी कितना हुआ, जब ये कोलिजन हुआ तो उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना हुआ, तो वही अभी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का कोलिजन के बाद का तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1.5 kg, सेकंड ऑब्जेक्ट भी 1.5 kg होगा, ठीक है। वेलोसिटी v1 पता है हम लोग को, v2 भी पता है हम लोग को, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे तो माइनस में होगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास इतना आंसर आएगा, और जो v होगा वो हम लोग के पास 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोग सॉल्व करोगे पूरा तो तुम लोग का आंसर आएगा 3.75, और अगर तुम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करते हो तो यहाँ पे भी यहाँ पे बोल रहा हूँ सॉरी, इन दोनों को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आएगा 3.75 और इक्वल्स टू 3v। जब इन पूरा को सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू 0, therefore the velocity of the combined object after the collision is 0 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सा था, इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3 3 2 1। ओके ओके, ठीक है। 12th का, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुशेस एन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस with an equal and opposite force. If the force is a massive truck parked along a roadside, it is possible not move. A student justifies this answer that the two opposite and equal force can cancel each other. Comment in the logic and explain why the truck does not move, ठीक है। थर्ड लॉ के हिसाब से, इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, थर्ड लॉ के हिसाब से जब हम लोग पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हम लोग वो ऑब्जेक्ट भी हम लोग को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में विथ एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के साथ। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मासिव ट्रक, अगर ऑब्जेक्ट जो है जो भारी भरकम एक ट्रक है, पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, एक रोड साइड के तरफ पार्क है, इफ इट विल पॉसिबली नॉट मूव, है ना, ये पॉसिबल है कि वो मूव नहीं करेगा। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। जो इक्वल ऑपोजिट और इक्वल फोर्स है वो कैंसिल हो सकता है, तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस द ट्रक हैज अ वेरी हाई मास द स्टैटिक फोर्स बिटवीन द रोड एंड द ट्रक इज हाई, ठीक। जो हम लोग के पास सिंस जो हम लोग जो ट्रक है उसके पास वेरी हाई मास है, तो जो स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तुम लोग को मैंने पहले चैप्टर में बताया था, इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था मैंने स्टैटिक फोर्स क्या होता है। जो स्टैटिक फोर्स है बिटवीन द रोड एंड द ट्रक इज हाई, जो रोड और ट्रक है ना उसके बीच में बहुत ज्यादा होता है। व्हेन पुशिंग द ट्रक, जब हम लोग ट्रक को पुश करते हैं विद अ स्मॉल फोर्स, जो स्मॉल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल आउट द अप्लाइड फोर्स। हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं ना स्मॉल फोर्स, तो वो
जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो फोर्स को कैंसिल ही कर देता है, ठीक है। एंड द ट्रक डज नॉट मूव्स, इस वजह से जो ट्रक होता है वो मूव ही नहीं कर पाता है। दिस इम्प्लाइज दैट द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। टू फोर्सेस आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं इक्वल है। सिंस द पर्सन पुशिंग द ट्रक is not displayed when the truck does not move, जब तक कोई आदमी पुश नहीं करता है तो therefore the student logic is correct, स्टूडेंट का लॉजिक करेक्ट है क्योंकि स्टूडेंट लोग अच्छे, मेरे ही तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो अच्छा होगा, ठीक है। अब 13 एक्सक्यूज मी, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स, हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम्स, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड -2, ठीक है। ट्रैवलिंग इसका एक्सीलरेशन पता चल गया हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड -2, is striked by a hockey stick so as to return it along its original path with 5, calculate the magnitude of change, ठीक है। यहाँ पे एक हॉकी स्टिक है जिसने बॉल को हिट करा, 200 ग्राम के बॉल को हिट करा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो ट्रैवल कर रहा है। अब एक और हॉकी स्टिक से वो टच हुआ और उसका जो वेलोसिटी हुआ वो 5 मीटर पर सेकेंड -1 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कितना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर। पहले गिवन मास ऑफ बॉल हम लोग को दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया है पहला 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम हम लोग को पता है ऑफ अ बॉडी mv इज इक्वल टू 200 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का निकलता है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड -1 निकलता है, और यहाँ पे दूसरा भी फाइनल मोमेंटम निकालते हैं तो वही निकलता है -1000 ग्राम्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना तो क्लियर ही होगा तुम लोग को। देयरफॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv माइनस mu, mv माइनस mu, पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से माइनस करोगे तो यहाँ पे तुम लोग को जो आंसर आएगा -33,000, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -20,000 जो है उसके तरफ माइनस है तो जिसका बड़ा वैल्यू होता है उसका माइनस साइन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। दिस implies that the momentum of the body reduced by 100,000 grams after being struck by the, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग का जो मोमेंटम है जितना रिड्यूस हुआ है वो है 1000 ग्राम्स आफ्टर बीइंग स्ट्राइक बाय द हॉकी, ठीक है। ये जो तुम लोग का 1000 ग्राम्स मीटर पर सेकेंड दिख रहा है ये तुम लोग का मोमेंटम है बॉल का रिड्यूस होने से पहले। अब आते हैं 14, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवल हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 meter per second, strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.3 seconds. Calculate the distance of penetration of a bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block. ठीक है, ये आंसर देखते हैं, ठीक है। देखो अब तुम लोग का क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी आंसर है। पहले तो तुम लोग का देखना है कि कितना, पहले मास ऑफ बुलेट है, तुम लोग पहले देख लिया करो कि कितना यूनिट है, तो यहाँ पे ग्राम में है तो इसको केजी में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि केजी में इसको कन्वर्ट करके करोगे तो सिंपल पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट हम लोग को पता है कि 150 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लोग ने पुट करा, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को पता है कि जब वो ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहा है तो वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग का टाइम पीरियड कितना लग रहा है, 0.03 सेकेंड लग रहा है हम लोग का टाइम पीरियड रेस्ट में आने में, ठीक है। टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ
penetration, the acceleration of the bullet must be calculated. Let the distance of penetration be s, ठीक है, डिस्टेंस s ले लेते हैं as per the first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये मैंने मोशन चैप्टर का है सब, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, v हम लोग को पता है, u हम लोग को पता है, a नहीं पता है, तो a हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, t हम लोग को पता है। यहाँ पे जब पुट करोगे तुम लोग तो यहाँ पे आएगा, जो आंसर आएगा तुम लोग का -5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। अब दूसरे फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे हम लोग को v पता है, u पता है, 2 पता है और a पता है, लेकिन s नहीं पता है। तो यहाँ पे 0 हम लोग पुट करेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे 2, और यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन पुट करेंगे, तो जो s डिस्टेंस निकलेगा हम लोग का निकलेगा 2.25 मीटर। तो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को मास भी मिल गया, एक्सीलरेशन भी मिल गया है। तो f इज इक्वल टू 0.01 kg इंटू -5000 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा तुम लोग को अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका अलग से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 11 ग्राम ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी उसका वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। collide with and strike to a stationary wooden block of 5, ये collide भी करता है और strike भी करता है, वाह, ठीक है, वुडन ब्लॉक से जिसका मास है 5 kg। then they both move off together in the same straight line. Calculate the two momentum just before the impact, just and after impact. Also calculate the velocity of the combined object. हम लोग को इसका मोमेंटम निकालना है इम्पैक्ट से पहले और मोमेंटम निकालना है इम्पैक्ट के बाद। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आता है, वेट अ सेकेंड, शिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आएगा ये आएगा, यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग को पहला मास पता है, हम लोग को सेकंड मास भी पता है, m1 m2 हो गया, v1 भी पता है, u1 भी पता है, u2 भी पता है, ठीक है। तो जब हम लोग प्लस करेंगे इसका मास तो यहाँ पे आ जाएगा 6 kg। v हम लोग को नहीं पता है तो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू m1 v u1 plus m2 u2 is equals to 1 kg into 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 0 is equals to 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम पोस्ट द कोलिजन। मोमेंटम के हिसाब से जितना इक्वल होता है कोलिजन के उतना ही इक्वल होता है कोलिजन के बाद भी। देयरफॉर द टोटल पोस्ट 10 kg मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। नाउ m1 plus m2 plus v is equals to 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। therefore v is equals to 10 kg मीटर पर सेकेंड -1 by 6 kg is equals to 1.66 मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। तो 16 में एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly with a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. अब इसका मोमेंटम फाइंड करना है, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे मास पहला दिया है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग के पास है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम हम लोग के पास है 6 सेकेंड, यहाँ पे सारा वैल्यू दिया है। तो नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू m इंटू यू।
इज इक्वल टू 100 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड -1 आ जाएगा, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी। तो इज इक्वल टू 100 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 800 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। तो 8 माइनस 5 बाय 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देयर फॉर द ऑब्जेक्ट acceleration at 0.5 meter per second minus 2. This implies that the force acting on the object F is equals to m into a is equal to F is equals to 100 kg into 0.5 meter per second minus 2 is equals to 50 न्यूटन। तो जो आंसर होगा हम लोग का फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड। देखो 50 न्यूटन हम लोग का अप्लाई हुआ है 100 kgs ऑब्जेक्ट पे और विच एक्सीलरेट इट, जो एक्सीलरेट होता है हम लोग का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। अब सेकेंड है अख्तर खान, वाह व्हाट अ नेम। Akhtar Khan and Rahul were riding in a motorcycle that was moving with a high velocity on an एक्सप्रेसवे, ठीक है। एक्सप्रेसवे तो तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था एक्सप्रेसवे। व्हेन एन insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, Abdul and Karan start pondering over the situation. Kiran suggested that the insects suffered a great change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect as much more than that of the motor car. Akhtar said that since motor car has moving with a larger velocity, it exert a large force on the insect. As a result, the insect died. Rahul, while putting a entirely new explanation, said that both the motor car and the insect express the same force and changes its momentum commandings. तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। As per the law of conservation of momentum, हम लोग को पता है law of conservation of momentum, the total momentum before the collision between the insect and the car is equal, ठीक है। बिफोर द collision के पहले मोमेंटम जो होता है इंसेक्ट और कार के बीच में वो सेम होता है, ठीक है, टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद। देयरफॉर द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट इज मच ग्रेटर देन द चेंज ऑफ द कार। देखो जो इंसेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो ग्रेटर है कार के कंपैरिजन में। सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। Akhtar's assumptions in partially right. Since the mass of the car is very high, the force exerted on the insect during the collision is so very high, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अख्तर, ये बोल रहा है कि जो पार्शियल है ना, जो कार वेरी हाई स्पीड में मूव कर रहा था तो वो ज़्यादा फोर्स लगाया है इंसेक्ट पे ड्यूरिंग द कोलिजन इज ऑल्सो वेरी हाई। इंसेक्ट का भी जो है फोर्स वो भी वेरी हाई है। तो इसका किरण स्टेट इज फॉल्स, किरण का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट एंड द मोटर कार इज इक्वल बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट चेंजेस accordingly due to its mass as it is very small compared to the motor car. Similarly, the velocity of the motor car is very significant because its mass is very large compared to the insect, ठीक है। तो किरण का जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है क्योंकि इंसेक्ट और मोटर कार का जो क्या बोलते हैं इक्वल नहीं हो सकता कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि वेलोसिटी जो है इंसेक्ट का
मास बहुत कम है, इसलिए उसके वजह से वेलोसिटी उसका कम है एज कम्पेयर टू मोटर कार के, ठीक है। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स मास इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द इंसेक्ट। जो मास है मोटर कार का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंसेक्ट के, ठीक है। और राहुल स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली राइट। राहुल का जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली राइट है, क्योंकि राहुल स्टेटमेंट इज एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ के हिसाब से द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन द कार इज इक्वल इन ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट। हाउएवर Ruggles suggested that the change in the momentum is the same contraction the law of conservation of mass। देखो राहुल का जो स्टेटमेंट है वो इसलिए सही है कि राहुल बहुत पढ़ाकू है, राहुल बहुत पढ़ता है इसलिए उसका स्टेटमेंट सही है। नहीं, राहुल का स्टेटमेंट इसलिए सही है एज कि थर्ड लॉ के हिसाब से कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तुम लोग को पता है, थर्ड लॉ में अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसमें उसने बोला राहुल ने कि वही बोला कि जितना फोर्स इंसेक्ट ने कार पे लगाया है उतना ही कार ने इंसेक्ट पे लगाया है, तो वही उसने चेंज इन मोमेंटम को सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एक्सप्लेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर्स टू द मास टू द फ्लोर if it falls from a height of 8 centimeter, takes it downward acceleration to the to be 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, हाउ मच मोमेंटम विल डम्बल है, ठीक है, 10 kg का डम्बल जिससे उठाया जाता है, ठीक है। मैं रोज 15 मारता हूँ, ठीक है। तो 10 kg का है, वो अगर फ्लोर पे गिरता है 8 सेंटीमीटर के हाइट से तो उसका एक्सीलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो निकालते हैं मोमेंटम इसका। तो पहला जो मोमेंटम है इसका जो सब कुछ गिवन है, पहले लिख लो। गिवन मास ऑफ डम्बल 10 kg है हम लोग के पास और 80 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाता है, क्योंकि इसको 100 से सेंटीमीटर अपॉन मीटर होता है, ठीक है, तुम लोग को पता है, तो वैसे ही कन्वर्ट करो। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 इफ इट्स ड्रॉप्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया और एक्सीलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड -2, क्योंकि वो रेस्ट से, और एक्सीलरेशन इसका है, और जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो नहीं पता है हम लोग को। तो मोमेंटम ऑफ द डम्बल बेल व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड इज इक्वल टू v इंटू m इंटू v, ठीक है, मास इंटू, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, थर्ड इक्वेशन के हिसाब से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v स्क्वायर, उनके पास v नहीं है लेकिन u है हम लोग के पास, a है हम लोग के पास, और s भी है हम लोग के पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड 0.8। तो यहाँ पे जो आंसर आता है हम लोग का, वाह कितना स्ट्रेट लाइन बना है, 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड -2, ठीक है। तो v जो हम लोग का आता है वो होता है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो v हम लोग का आ गया वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे जो तुम लोग का स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर अगर इस पे आ गया, ठीक है, 16 पे आ गया, 16 पे, तो ये आ गया तुम लोग का रूट के अंदर। तो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। द मोमेंटम ट्रांसफर बाय द डम्बल ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 10 kg इंटू 4, ठीक है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 40 kg मीटर पर सेकेंड -2 आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस पार्ट है तुम लोग चेक आउट कर लेना, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं यहाँ पे। तो डू नॉट फोकस ऑन द पेन, जो पेन हो रहा है तुम लोग को अभी उस पर फोकस मत करो कि अभी बहुत पढ़ रहे हैं भाई, अभी बहुत पढ़ते रह रहे हैं, तो उस पर फोकस मत करो, लेकिन फोकस ऑन द प्रोग्रेस, जो तुम्हारे साथ हो रहा है अच्छा उस पर फोकस करो।
तो इसी के साथ हम लोग यहाँ के जो सेशन था वो ख़त्म हो गया है। तो अगर कोई भी डाउट हो तुम लोग के पास तो तुम लोग जल्दी से कमेंट में डाल देना, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि उसको तुम लोग के जल्दी से बता दूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ अपडेटेड वीडियो डालूंगा, ठीक है। और प्रीवियस पार्ट्स देख लेना इसके अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक नई सेशन में। तब तक ले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो बाय बाय।